Hello students, welcome on my YouTube channel. Our next lecture should be start now. Lecture number 9th. In the previous class, we already studied about the nuclear force, electromagnetic force, and gravitational force. Let us study. Today our topic is the weak nuclear force. Let's start. ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स। देखिए क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स, क्या दे रखा है हमारे पास। इट इज़ द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ अ न्यूक्लियस। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी न्यूक्लियर प्रोसेस होती है उसमें जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बीटा डीके, उस टाइम पर जो फोर्स अपीयर होता है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इन्होंने देखिए बीटा डीके, आपको पता है क्या होता है, नहीं पता तो चलो बताती हूँ क्या होता है। देखिए ये दे रखा है हमारी कोई भी बीटा रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई, ये क्या हमारा डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये क्या होता है हमारा एटॉमिक मास, जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये एक्स हमारा सिंबल होता है एटॉमिक का, ठीक है। तो क्या होता है ये रिएक्शन देखा ऐसे रिएक्ट करती है, ये जब पेरेंट्स न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई में जाता है, मतलब जब ये रिएक्शन प्रोसेस करती है तो क्या होता है, देखिए एटॉमिक नंबर में 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड होगी तो उसके एटॉमिक नंबर में से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 डीके हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बीटा डीके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रियन। ये बोल रहा है कि बीटा डीके में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है हमारा वो एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स और अनचार्ज पार्टिकल्स को। ये देखिए ये जो हमारा बीटा डीके होता है ये क्या करता है, एमिट करता है किसको, अनचार्ज पार्टिकल्स को और इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। आगे देखिए क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू द वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनो रिएक्ट करते हैं आपस में, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बोल रहा है कि जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो है लेकिन वीक, लेकिन स्ट्रोंगर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था हमारा, जो किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है जब हमारे पास उनका मास डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बोल रहा है कि जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये बोल रहा है कि जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है किससे, किससे स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये मान लीजिए हम WNE से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन वीक है किससे, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। आगे देखिए, दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट दैट द डीके ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल क्योस्ड बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये बोल रहा है कि यही कारण है कि जो हमारे एलिमेंट्स पार्टिकल होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण। एग्जांपल दे रखा है, द डीके ऑफ अ पायन टू म्यून्स एंड न्यूट्रॉन्स। एग्जांपल दे रखी है कि जो डीके होता है पायन्स का किसमें, म्यून्स में, न्यूट्रॉनों में, वो इसी का कारण है। इज मच स्लोअर देन द डीके क्योस्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये बोल रहा है कि जो पायन्स और न्यूट्रिनो का डीके होता है वो स्लो होता है किसके कारण, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, आगे क्या दे रखी है न्यूक्लियर फोर्स की, चलिए पढ़ते हैं। एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग न्यूट्रिनो एंड एंटीन्यूट्रिनो is governed by weak nuclear forces because these particles can experience only weak interactions and not the strong nuclear interactions। ये बोल रहा है कि जो हमारी प्रोसेस होती है न्यूट्रिनो और एंटीन्यूट्रिनो प्रोसेस, वो किसके कारण होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण होती है। ये देखिए ये जैसे बीटा डीके में होता है, ये बीटा डीके, ठीक है। ये हो गया हमारी न्यूट्रिनो प्रोसेस, ये रही, ठीक है। और एंटीन्यूट्रिनो में इसका स्टार हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होती है, ओनली वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण होती है, ठीक है। आगे दे रखा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻20 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस। ये बोल रहा है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है 10⁻25 टाइम्स किससे, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से। इट्स ऑपरेट्स ओनली थ्रू ए रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज 10⁻15
मीटर। ये बोल रहा है कि इसकी न्यूक्लियर साइज की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। आगे दे रखा द मैसेंजर पार्टिकल्स दैट ट्रांसमिट द वीक फोर्स बिटवीन एलिमेंट पार्टिकल्स आर मैसिव वेक्टर्स बोजोन्स। ये बोल रहा है कि जो मैसेंजर पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं किसमें, वीक फोर्स में, किस किस के बीच में, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के जो मैसिव वेक्टर्स होता है बोजोन्स। ठीक है, ये नॉलेज दे रखा है कि न्यूट्रिनो एलिमेंट पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास एंड जीरो चार्ज। ये बोल रहा है कि जो हमारा न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है उसमें उसका मास कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो होता है। ठीक है, और चार्ज भी ज़ीरो होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, तो क्या दे रखा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म दैट गिव राइज टू द वेरियस फंडामेंटल फोर्सेस बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, गिव नेम्स ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल फॉर ईच ऑफ दीज फोर्सेस। ठीक है, ये बोल रहा है कि फंडामेंटल फोर्सेस किसके कारण राइज होते हैं। ठीक है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, जब पार्टिकल आपस में एक्सचेंज एक दूसरे को बदलते रहते हैं तब ये फोर्सेस राइज होते हैं। क्यों होते हैं, चलिए देखिए। ईच फंडामेंटल फोर्सेस बिटवीन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स arises from the exchange of its characteristic particles called quanta of that force or messenger particles। ठीक है, चलिए देखते आगे क्या दे रखा है कि क्या था हमारा मैसेंजर ऑफ पार्टिकल्स। ये दे रखा था ईच फंडामेंटल फोर्स बिटवीन टू एलिमेंट्री पार्टिकल अराइजेज फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ इस कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटा ऑफ दैट फोर्स और द मैसेंजर पार्टिकल्स। ये बोल रहा है कि जो हमारे ईच फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं उसके बीच में कोई भी जो दो पार्टिकल्स अराइजेज होते हैं, मतलब तो एक्सचेंज करते हैं, इसे अपनी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पार्टिकल के वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, इन्हीं को हम क्वांटा बोलते हैं। अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बोले तो क्वांटा क्या होता है हमारा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब कोई भी चीज़ एनर्जी के रूप में, जैसे ये दे रखा है, कोई भी चीज़ डिस्क्रिएट है, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब ये अलग एनर्जी लेवल का, ये अलग एनर्जी, इसकी अलग एनर्जी है, तो इनको जब एक साथ करते हैं, ये डिस्क्रिएट एक साथ नहीं होती बट एग्जिस्ट जरूर करती हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसी को हम क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म कंसिडर इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सनस ए एंड बी। इसको समझने के लिए इन्होंने मैकेनिज्म दे रखा है। चलिए देखते क्या बोल रहा है कि कोई भी दो पर्सनस हैं ए एंड बी। ठीक है, सपोज ए थ्रो बॉल एंड बी कैच इट। ठीक है, इन्होंने बोल रखा है, इसको मैकेनिज्म को समझ लेके बोल रखा है क्योंकि दो पर्सनस हैं। ठीक है, ए और बी, और ए थ्रो बॉल, ए बॉल फेंकता है और बी उसको कैच पकड़ता है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, चलिए देखिए। सपोज ए थ्रो बॉल बाय मोमेंटम कंजर्वेशन ए सफर्स ए रिकॉइल व्हेन ही थ्रोज द बॉल। ठीक है, क्या बोल रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जब ए बी को बॉल फेंकता है, ठीक है, बी उसको पकड़ता है, तो ए जैसे देखा ऐसे हाथ में बॉल ले रखी है उसने, वो फेंकता है ऐसे, तो पीछे एकदम धक्काव महसूस करता है, पीछे होता है, झटका सा लगता है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, ही थ्रूज द बॉल। फिर सिमिलरली बी सफर्स ए रिकॉइल व्हेन ही कैचेज द बॉल। ये सिमिलरली बोल रहा है कि जैसे ए ने गेंद बॉल फेंकते वक्त एक धक्का दबाव सा महसूस किया था, वैसे ही सिमिलरली बी ने भी उसको कैच पकड़ते टाइम एक झटका सा लगा था। ठीक है, आल्सो द रिकॉइल फोर्स चेंजेस द मूवमेंट ऑफ ईच पर्सन। इसी को ये क्या था, जो झटका सा लगा था, इसको बोला है रिकॉइल फोर्स। ठीक है, ये किसके कारण हुआ था, एक दूसरे का जब ये बॉल फेंकते जो मोमेंटम चेंज हुआ है ईच पर्सन का, वो उस कारण से हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्या दे रखा है, द एक्सचेंज पार्टिकल फॉर वेरियस फंडामेंटल फोर्सेज आर फॉलोज। ठीक है, क्या दे रखा है, एक्सचेंज पार्टिकल्स के फंडामेंटल फोर्सेज कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, किसके बीच में होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में होता है, किसके कारण, एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स के कारण। ठीक है, बिटवीन दैम एज शोन एज फिगर 1.a। देखिए क्या दे रखा है, 1.a ये दे रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा था पीछे, क्या होता है, ये कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोटॉन्स एक्सचेंज होते हैं उनके कारण जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या दे रखा है, these photons are emitted by one electron and absorbed by other within a very short time। ये बोल रहा है कि ये किसके कारण होता है, जब एक फोटोन एमिट होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये एमिट होता है,
ये ऐसे रेस की फॉर्म में ये जो एमिट हो रहा है, तो दूसरा उस टाइम पर बहुत ही कम टाइम पर दूसरा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एज दिस फोटोन कैन नॉट बी डिटेक्टेड सो दे आर कॉल्ड वर्चुअल फोटोन्स। मतलब ये एकदम से इसको वो क्या कर लेता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस टाइम को हमें मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए इसीलिए हम इसको बोलते हैं वर्चुअल फोटोन्स। मतलब एक्चुअल में जो चीज़ नहीं है, वर्चुअली हमने इमेजनरी है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ड्यूरिंग द बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस अराइजेस फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ अ मैसिव पार्टिकल्स कॉल्ड वेक्टर बोजोन्स। ये क्या बोल रहा है, जैसे देख ये दे रखा है 1 बी में वीक न्यूक्लियर फोर्सेज में क्या दे रखा है कि जो हमारा बीटा डीके न्यूक्लियस होता है उसमें जो जो हमारे मान लीजिए हमारा कोई भी पार्टिकल है, इसमें क्या होगा, ये क्या हो गया प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें जो एक्सचेंज होता है मैसिव पार्टिकल्स का इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम वेक्टर बोजोन्स, ठीक है। ये दे रखा है बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स द चार्ज ऑफ ए वेक्टर बोजोन्स इज, ये रिप्रेजेंट कर रखा है इन्होंने W- से इस एक्सचेंज इन द बीटा डीके ऑफ ए न्यूट्रॉन। मतलब ये आपस में अपना जो चार्ज है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या देखा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स अराइजेस फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ मेजॉन्स बिटवीन दैम। ये बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके कारण होता है, जो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो मेजॉन्स है वो आपस में एक्सचेंज करती हैं। इन्होंने इसका एग्जाम्पल दे रखा है, ये दे रखा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, ये जो हमारे दो न्यूक्लियॉन्स है ये आपस में मेजॉन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसके कारण कौन सा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द नेगेटिवली चार्ज पायोन्स, जो हमारे नेगेटिवली चार्ज पायोन्स हैं इसके अंदर एक्सचेंज इन द न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व इन NP एंड 2p स्कैटरिंग, ठीक है, एज इट शोन इन 1.c फिगर। ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। फोर्स कौन सा दे रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा है, इज बिलीव टू बी क्योस्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ येट टू बी डिटेक्टेड पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेविटॉन्स। ये बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे किसके कारण होता है, एक्सचेंज ऑफ येट डिटेक्ट जो पार्टिकल्स होते हैं। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या पढ़ा था कि हमारे जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, मास अलग अलग होता है M1 M2, तो उन्हीं पार्टिकल को आपस में जब एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है, ग्रेविटॉन, ठीक है। ये टेबल दे रखी है, सम ऑफ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये टेबल दे रखी है, देखिए ये हमारे फोर्सेस हो गई, ये इनकी स्ट्रेंथ दे रखी है, ये रेंज हो गई, पार्टिकल्स ऑन विच फोर्स एक्ट मैसेंजर पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो हमने अब तक जितना भी पीछे पढ़ा है ना उसको एक शॉर्ट टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है इन्होंने याद करने के लिए ट्रिक है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्या था हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी 1, रेंज कितनी थी, इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। मतलब कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती, और कौन से पार्टिकल एक्ट कर सकते हैं, सभी टाइप के पार्टिकल्स, ठीक है। और इसमें जो चीज़ हमें मैसेंजर पार्टिकल्स, जो मेन चीज़ हमें इंफॉर्मेशन देती है वो कौन से होते हैं, ग्रेविटॉन्स। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज में कौन से होते हैं, 10H की पावर, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 10H की पावर 25, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है। न्यूक्लियर साइज दे रखा है इन्होंने 10H की पावर -15 मीटर, एक जैसे कितना था वो 1 फर्मी इज इक्वल टू कितना था, 10H की पावर -15 मीटर, ठीक है। तो इसमें जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में जो हमारे सभी तरह के पार्टिकल इंटरेक्ट कर सकते थे, वैसे इसमें सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमें चीज़ इसमें मैसेंजर पार्टिकल्स कौन सा होता है, वेक्टर बोजॉन्स, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की पावर स्ट्रेंथ कितनी है, 10H की पावर 36 की कहाँ तक लाई करता है, इन्फिनिटी तक। और कौन से पार्टिकल्स इसमें होते, सिर्फ चार्ज पार्टिकल, मतलब जिन पार्टिकल पे ओनली चार्ज होता है, ठीक है। और मैसेंजर पार्टिकल कौन सा होता है, फोटोन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी, 10H की पावर 38, बहुत ही शॉर्ट रेंज होते हैं। न्यूक्लियर साइज इनका भी सेम, वीक न्यूक्लियर साइज जितना तो 10H की पावर -15, ठीक है। और कौन से पार्टिकल इंटरेक्ट कर सकते हैं इसमें, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। और मैसेंजर पार्टिकल कौन सा होता है, मेसॉन्स, ठीक है। आगे क्या दे रखा है इन्होंने, आगे यूनिफिकेशन ऑफ प्रोसेस क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। ये तुम पढ़ लेना, मुश्किल नहीं है। ये दे रखा है कि कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज़ की खोज की, कौन सी ईयर में, ठीक है। टेबल दे रखी है,
ये पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉज। कंजर्वेशन ऑफ लॉज क्या होते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। इन एनी फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिफरेंट फोर्सेज सम फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड विद द टाइम। ये बोल रहा है कि कोई भी फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, कोई भी भौतिकी प्रोसेस जब इन्वॉल्व होती है किसमें, अलग अलग टाइप के फोर्सेस में, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ, फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करती टाइम के साथ, तो उसको, उस क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज़। मतलब जो अपने टाइम के साथ जो अपने टाइम के साथ अपनी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को चेंज नहीं करती, उसको बोलते हैं कंजर्व क्वांटिटीज़, जो कंजर्व हो, ठीक है। द लॉज विच गवर्नर्स द कंजर्वेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड, मतलब इन क्वांटिटीज़ को जो लॉ, जो नियम फॉलो करता है, उसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन लॉज। इन क्लासिकल फिजिक्स वी यूजुअली डील्स विद फॉलोइंग 4 कंजर्वेशन लॉज। इन फिजिक्स में हम मेनली 4 टाइप्स की कंजर्वेशन लॉज पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज। इन 4 चीज़ों को हम सिर्फ कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या दे रखा, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए क्या होता है, एनी सिस्टम assembly of particles or bodies on which no external force act is called an isolated system। ये बोल रहा है कि कोई भी सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं या कोई भी बॉडी है, जैसे एग्जांपल है तो हमारे पास ये कोई भी सिस्टम है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, तो कोई भी फोर्स बाहर से आकर इस पर इंटरेक्ट न करे, इस चीज़ को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम्स, ठीक है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज। चलिए नियम पढ़ते हैं कि इसके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम कैसे, एनर्जी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी कुछ एग्जांपल्स दी, एग्जांपल्स भी। दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमारा यूनिवर्सल लॉज है कि एनर्जी को हम ना ही तो कभी क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम बना सकते हैं, ना ही ख़त्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, ठीक है। इक्विवेलेंटली वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इन्होंने देखिए जैसे कि दे रखा, ये जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम था, इसके अंदर जो भी एनर्जी थी वो हमारी क्या थी, कंजर्व थी। मतलब ना तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, ना हम इसको बना सकते हैं, लेकिन चेंज कर सकते हैं किसमें, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। मान लीजिए कोई हमारी कोई भी हमारी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब हम इनको ख़त्म नहीं कर सकते, इनको चेंज कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्होंने, क्या दे रखे हैं, देखिए, व्हेन a body falls freely under gravity its potential energy gradually change into kinetic energy। ये बोल रहा है कि ये हमारा वो न्यूटन वाला एग्जांपल दे रखा है कि जब कोई भी बॉडी फ्रीली गिरती है, मतलब कोई भी हम चीज़ अगर मान लिए, मतलब न्यूटन वाला एग्जांपल ले ले, तो पेड़ से जैसे सेब गिरा था तो वो क्या नीचे की तरफ गिरा था, किसके कारण गिरा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये बोल रहा है कि वो ग्रेविटेशनल एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। बट इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एनी पॉइंट ऑफ मोशन। ये बोला लेकिन इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो कॉन्स्टेंट ही, वो चेंज नहीं हुई, जो, ठीक है, वो मतलब ख़त्म नहीं हुई, वो चेंज हो गई बस, ठीक है। किसमें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में। आगे क्या देखा, ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एनर्जी ऑफ अ बॉब चेंज ग्रेजुअली फ्रॉम काइनेटिक पोटेंशियल as it moves from mean position to either extreme position. The energy changes from potential to kinetic as bobs moves from either extreme position to the mean position at all points of its motion. The total energy of bob remains constant। ये बोल रहा है कि जो हमारी वो सिंपल पेंडुलम तो आपने देखा ही होगा, जैसे ये मान लीजिए ये भी कोई हमारा पेंडुलम है और ये ओरिजिन हो गया, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे ऐसे जैसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है हमारा पेंडुलम। तो क्या बोल रहा है कि इसकी जो एनर्जी वो चेंज हो रही है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही, ठीक। आगे क्या दे रखा है, अब तक क्या किया था हमने, एनर्जी को कंजर्व किया था। अब देखिए लीनियर मोमेंटम को
कन्वर्स कर रखा है। कैसे? दिस लास्ट स्टेट्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। बोल रखा है इन्होंने कि ये जैसे ये दे रखा था ना हमारा पहले, तो इसमें एनर्जी थी, अब इसका मान लीजिए कोई भी हमारा लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम वो भी चेंज नहीं होगा अगर बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्होंने। राइफल गिव्स बैकवर्ड किक ऑन फायरिंग एट बुलेट। ये बोल रहा है कि जब एक बुलेट से गोली मारते हैं तो वो पीछे जब गोली उसको प्रेस करते हैं, नीचे वाले बटन को ऐसे प्रेस करते हैं, तो जो गोली वो आगे जाते टाइम में पीछे से ऐसे बैक होती है। तो आपने देखा होगा जो बुलेट है वो कैसे काम करती है, तो उसी का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो क्या दे रखा है? बिफोर फायरिंग, मतलब फायर करने से पहले बोथ द बुलेट एंड द राइफल आर एट रेस्ट एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो। मतलब फायर करने से पहले जो बुलेट और है जो हमारी राइफल है वो रेस्ट पोजीशन पर होती है, मतलब वो कोई भी मूवमेंट नहीं करती, उसका इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होता है एज सून एज बुलेट इज फायर्ड। और जैसे हम बुलेट से गोली दागते हैं क्या इट मूव फॉरवर्ड विद अ लार्ज वेलोसिटी, एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ वेलोसिटी के साथ वो फॉरवर्ड आगे बढ़ती है। इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम द राइफल मूव्स बैकवर्ड विद सच ए वेलोसिटी दैट द फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो। इन्होंने बोल रखा है कि जब मोमेंटम को हमने यहाँ कैसे कंजर्व किया, जब हमारी जो राइफल्स है वो पीछे की तरफ हिट हुई और गोली ऐसे दागते ही वो आगे की तरफ हुई, तो दोनों को इक्वल करने के लिए उसका मोमेंटम ज़ीरो हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।